हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है यू आर माई सीक्रेट। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड एक बिल्डिंग में जाती है जो कि ब्लाइंड डेट की जगह होती है। वहाँ पर आते ही वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसे एक छोटा सा बियर देती है जिस पर एक नंबर लिखा हुआ था। उसे लेकर अब वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके सामने यहाँ पर कई सारे लोग ब्लाइंड डेट के लिए आते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा अलग होती है, पर वो उनमें से किसी के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। फिर हम यहाँ से अपने मेल लीड को देखते हैं, वो भी यहाँ पर आता है और अपना नंबर लेता है। जब हमें पता चलता है कि उसका नंबर 35 था और हमारी फीमेल लीड का 36। वो उसके पास जाकर अब जैसे ही बैठने वाला होता है, पर तभी शाओनिंग को एक कॉल आ जाता है, इसलिए वो बात करने के लिए साइड में चली जाती है और अपना बियर वहीं पर भूल जाती है। यूएंग अब जैसे ही बैठते हैं तभी उसके पीछे वाली सीट पर निंग आकर बैठ जाती है अपनी ब्लाइंड डेट को अटेंड करने के लिए। और यूएंग भी किसी ब्लाइंड डेट से बात कर रहा होता है। चाओ बताता है कि मैं बैंक में काम करता हूँ और अभी अभी चाइना आया हूँ, जिसकी ये बातें शाओनिंग भी सुन रही होती है। तभी वो ब्लाइंड डेट पार्टनर बताती है कि वो 3 साल पहले चाइना वापस आई थी और एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती है और बोलती है कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। जो सुनकर शाओनिंग मन में बोलने लग जाती है कि ये तो कितनी परफेक्ट मैच है, लेकिन यूएंग कहता है कि वो उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। जो सुनकर निंग बोलती है कि इतनी हाई रिक्वायरमेंट्स लेकर कौन आता है, और वहाँ से जाकर बाहर एक बेंच पर बैठ जाती है जहाँ पर काफी अंधेरा हो रहा था। थोड़ी देर बाद यूएंग वहाँ पर एक टेडी बेयर लेकर आता है, जो कि रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि जब आपको आपका पार्टनर मिल जाए तो आप अपनी पार्टनर के साथ इस बड़े टेडी बेयर को एक्सचेंज कर सकते हो। तभी वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है और वहाँ काफी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। यूएंग उसे बोलता है कि लॉन्ग टाइम नो सी। शाओनिंग भी उसे देखकर हैरान होती है और उसे यूएंग के नाम से बुलाती है। फिर दोनों एक कैफे के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि तुम अभी कहाँ काम कर रहे हो, तो बताता है कि रियो बैंक में फाइनेंसिंग का काम करता है। शाओनिंग कहती है कि वो भी वहीं पर काम करती है और दोनों अपने विचार एक्सचेंज करते हैं। तभी वो उसे कुछ भेजती है जो देखकर यूएंग कहता है कि तुम अभी से लाइन ड्रॉ करना चाहती हो हमारे बीच में। इस पर वो कहती है कि ब्लाइंड डेट का रूल है। तो यूएंग बोलता है कि फिर तो मैं इस ब्लाइंड डेट में फेल हो गया, पर वो कहती है कि इस बियर को देखकर आधे ही फेल हुए हो, क्योंकि उसने उसके बियर को अपने पास ही रखा हुआ था। अब वो अकेले बाहर खड़ी हुई थी अपनी फ्रेंड लिंगवे से बात करते हुए कि उसे कोई भी ब्लाइंड डेट नहीं मिला। वो बोलती है कि इतने सारे लोगों में से तुम्हें एक भी सुटेबल पर्सन नहीं मिला। शाओनिंग बोलती है कि हाँ, एक मिला तो था, लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें डिटेल में आकर बताऊंगी। अब हम शाओनिंग को यूएंग की कार में देखते हैं जहाँ पर वो लिंग को टेक्स्ट करके बताती है कि आज उसका कितना लक खराब है। आज उसकी इलेक्ट्रिक बाइक की चार्जिंग खत्म हो गई आते टाइम, और अभी वो अपने ब्लाइंड डेट पार्टनर के साथ आ रही है जो कि उसका हाई स्कूल क्लासमेट है। पीछे वाली सीट पर उसकी बाइक रखी होती है। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है और जो लिंग ने ऑडियो भेजा था वो शुरू हो जाता है कि तुम्हारा क्लासमेट है तो काफी ज्यादा अच्छा है, तुम उसको अच्छे से पकड़ के रखो ना। जो चीज यूएंग सुनकर कहता है कि तुम मुझे पकड़ना चाहती हो, पर शाओनिंग काफी एम्बैरस होकर बस अपने फोन उठा लेती है। अब वो अपने घर पहुंचकर लिंग से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और कहती है कि अभी वो क्या करे। तो बोलती है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड 1 हफ्ते में चाइना वापस आ रहा है और तुम अपने क्लासमेट की वेडिंग में मिलने वाले हो, और तुमने उससे बोला था कि तुम उसे 3 गुना ज्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ कर दिखाओगी, लेकिन अभी तक तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो भला कैसे जाओगी वहाँ पर। इस पर निंग बोलती है कि अब मेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी, मैं इसके लिए तो श्योर हूँ, लेकिन पार्टनर के लिए मैं क्या करूँ। उसी वक्त उसके पेरेंट्स अचानक से उसके रूम का दरवाजा खोल देते हैं, पर यह बात सुनते ही दरवाजा बंद करके चले जाते हैं और निंग फोन कट करके उनके पास जाती है जहाँ दोनों ही पेरेंट्स अपने फोन के अंदर गेम खेल रहे थे। वो उन पर चिल्लाती है कि दूसरे बच्चों के पेरेंट्स उनके लिए चिंता करते हैं, और आप देखो मैं भी 27 ईयर्स की हो गई हूँ, मुझे कोई भी पार्टनर नहीं मिला है। उसकी मॉम बोलती है कि अरे मैंने तुम्हें इतने पार्टनर्स तो दिखाए हैं ना, अभी मेरे पास कोई भी नहीं बचा है, बस एक फ्रेंड का लड़का बचा हुआ है। वो उसे कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर तुम उसे घर लेकर आ गए तो तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर वो खुश होती है और उसकी मॉम उसे वीचैट पर उसका नंबर भेजती है और डैड को इशारा करके दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जैसे शाओनिंग देखती है तो वो यूएंग का नंबर होता है। वो कहती है कि भला ये कैसा कोइंसिडेंस है, और अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछने वाली थी, लेकिन तब तक वो दोनों चले जाते हैं। अगले दिन अब शाओनिंग अपने बैंक में जाती है जहाँ उसे गेट नहीं खोल रहा होता। तभी पीछे से यूएंग आकर दरवाजा खोल देता है, पर वो उसकी तरफ देखती भी नहीं और थैंक यू बोलकर फटाफट से चली जाती है। अब हम निंग को काम करता हुआ देखते हैं जहाँ पर उसका काम कस्टमर्स को असिस्ट करना था, जो कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। फिर हम मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ एक एम्प्लॉय एक लिस्ट दिखाता है और कहता है कि आज तो वाइस जनरल की मीटिंग है, तो यूएंग यहाँ पर क्यों आ रहा है। तभी वाइस जनरल के साथ यूएंग वहाँ पर आ जाता है और ये जो पर्सन होता है वो अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। जो उनके क्वार्टरली रिपोर्ट होते हैं वो उन सभी को बताते हैं कि उनकी लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें 10 मिलियन का डिक्लाइन हुआ है, जिसमें कई सारी छोटी कंपनीज है। ये सुनकर यूएंग पूछता है कि 25 मिलियन का लोन प्लान फेल क्यों हुआ है, तो बताता है कि कंपनीज का अरेंजमेंट अच्छे से ना होने की वजह से फेल हो गई और वो लोग लोन के पैसे लेकर भाग गए। यूएंग जब इस चीज के बारे में उसे सवाल करता है तो बोलता है कि मैं इसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, वो तो मैंने सिर्फ डेटा के अंदर ऐड कर दिया। जिस पर यूएंग बोलता है कि लेकिन मैं अच्छे से प्रिपेयर होकर आया हूँ, और अपने प्रेजेंटेशन लेकर खुद आगे आ जाता है। जैसे ऐसे देखकर वो पर्सन बोलता है कि क्या तुम मुझे एक भी चांस नहीं देने वाले, पर यूएंग कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें चांस दिया था। फिर वो अपना एनालिसिस का डेटा देता है और दिखाता है कि इसमें से आधे लोग जिन्होंने लोन लिया है वो सभी इस पर्सन के रिलेटिव या फिर फ्रेंड है, और अपना पॉइंट एक्सप्लेन करके बताता है कि इसने इन पैसों के अपने खुद के लिए यूज किया है, जो पैसे इसे बाकी लोगों को देने चाहिए थे। ये देखकर उस पर्सन शी का चेहरा सभी के सामने उतर जाता है। इसके बाद हम निंग को देखते हैं जो कि अपनी कलीग से बात कर रही थी, तो वो उसे बताती है कि तुम इतनी ज्यादा मेहनत करती हो, इस बार तो तुम परमानेंट एम्प्लॉय बन जाओगी,
जिस पर शाओनिंग बोलती है कि इसके लिए तो मैं 3 साल से मेहनत कर रही हूँ। फिर हम उनकी मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी कलीग उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम एक फाइल के अंदर देखा था तो तुम परमानेंट एम्प्लॉय बनोगी, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। तभी उनका इंचार्ज आकर 2 लोगों का नाम लेता है जो कि सिलेक्ट हुए थे। ये सुनकर शाओनिंग पूरी तरीके से सैड हो जाती है। तभी वो उसे कहता है कि मैन पावर कम होने की वजह से तुम्हें डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हेल्प के लिए भेजा जा रहा है। मीटिंग के बाद निंग गुस्से में उसी इंचार्ज के ऑफिस में आकर उससे पूछती है कि उसे इस बार भी परमानेंट क्यों नहीं किया गया है, जबकि वो ऑलरेडी इतने अच्छे से काम कर रही है, वो फालतू की लीव वगैरह भी नहीं लेती है, ना ही एक भी दिन काम पर लेट आती है। और जो नई लड़की आई है वो सिर्फ 6 महीने में परमानेंट हो गई। इस पर उसका सीनियर बोलता है कि तुमको अब तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कनेक्शन और रिसोर्स चाहिए होते हैं, तभी काम चलता है। जिस वजह से शाओनिंग बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और ड्रेसिंग रूम में आकर रो रही थी। वो अपना नेम बैच वहीं पर रखकर चली जाती है। घर पर अब जैसे वो नहाकर बाहर आती है तो सोचती है कि 25 ईयर्स की एज के बाद से ये टाइम कितना ज्यादा फास्ट होता जा रहा है। कनेक्शन ना होने की वजह से उसकी जॉब में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है और ना ही उसे कोई ब्लाइंड डेट मिला है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी एज की वजह से तो मुझे एंशियस फील नहीं हो रहा, पर क्या पता कुछ सालों बाद सब ठीक हो जाए। अगले दिन अब वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर एक पर्सन उसे वेलकम करता है और उसके पूछने पर बताता है कि वहाँ की इंचार्ज शेंग है। तभी वहाँ पर वो आ जाती है जिसे एम्प्लॉइज चुप कर डेविल और रूथलेस कहकर बुला रहे थे। शेंग अब उसे काम देने के लिए बोल रही होती है, पर शाओनिंग बोलती है कि वो यहाँ पर जॉब छोड़ने के लिए आई है। ये सुनकर उसे थोड़ा सा शौक लगता है, लेकिन वो उसे पहले काम करने के लिए देती है जिसे वो करना पड़ता है। जिस काम को जैसे ही शाओनिंग कंप्लीट कर लेती है तो अब उसे अपना रेजिग्नेशन जाकर दे देती है। ये देखकर शेंग उसे बोलती है कि जो रेगुलर एम्प्लॉइज नहीं होते उन्हें रिजाइन देने की कोई भी जरूरत नहीं होती और तुम्हारा ट्रांसफर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो जॉब छोड़ने के लिए टाइम लगेगा। जो सुनकर वो थोड़ा सा सैड होकर फिर से कुछ चेंजेस करने के लिए फाइल लेकर चली जाती है। सीन अब यहाँ से यूएंग पर आता है जो कि अपने ऑफिस में होता है। तभी उसे फांग शाओ का वेडिंग इन्विटेशन आता है। साथ ही वो उसे कॉल भी करता है कि तुम्हें वहाँ पर जरूर आना है। वो कहता है कि मैं प्री वेडिंग के लिए नहीं आ सकता। तभी देखता है कि शाओनिंग उसे इन्विटेशन की फोटो डाली है, इसलिए वो भी आने के लिए हाँ बोल देता है। इधर शाओनिंग लिंग के साथ ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है। वो उसे बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड लो सेजिंग अब्रॉड जाकर तुम्हें भूला नहीं है, वो यहाँ पर वापस आकर तुम्हें फिर से परस्यू करेगा, तो क्या तुम साथ आओगे। तभी शाओनिंग याद करती है जब एक बार शाओनिंग अपनी बर्थडे पर उसका वेट कर रही थी क्योंकि वो उसे प्रपोज करने वाला था। वहाँ पर मैरी मी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन तभी उसे मैसेज आता है कि उसे इंटर्नशिप करने अब्रॉड जाना है और वो बाद में आकर उसे अच्छे से प्रपोजल देगा। अब वो सोचती है कि उसने सिर्फ मेरा बर्थडे का दिन ही नहीं बल्कि मेरे 7 साल का रिलेशनशिप और बहुत कुछ ही खोया है। ये बोलकर वो सो जाती है। अगले दिन अब हम प्री वेडिंग की जगह देखते हैं जहाँ पर यूएंग आता है और जो कपल होते हैं उन्हें कांग्रेचुलेट करता है। तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है जहाँ पर ग्रूम उन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं। यूएंग कहता है कि हम एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन लू को याद नहीं होता। अब वो दोनों ग्रीटिंग शेयर करते हैं। तभी सामने से शाओनिंग आ जाती है। उसे देखते ही लू ग्रूम से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि शाओनिंग और मेरे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मैं अभी उसे ठीक करना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करना हम दोनों के साथ में लाने के लिए। जिस पर वो हाँ बोलता है, लेकिन ये सुनकर यूएंग को अच्छा नहीं लगता। लू फ्लावर्स का बुके लेकर शाओनिंग के सामने आता है, उसे सॉरी बोलता है। जिसे ऐसे देखकर पहले तो वो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि बर्थडे के टाइम प्रपोज करोगे, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर अब्रॉड चले गए। उस टाइम में इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड हुई थी, तो अभी क्या मुझे यहाँ पर भी एम्बैरेस करना चाहते हो। तू बोलता है कि मैं सॉरी बोलने के लिए आया हूँ, उस टाइम मेरी गलती थी, मैं उस टाइम मैरिज को नहीं देख पा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो सही टाइम नहीं था हमारी शादी करने के लिए, लेकिन इस 1 साल में मुझे पता चला कि मैं कितना ज्यादा गलत था। सभी लोग अब यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि वो उसे माफ कर दे, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियां बोलती है कि चिल्लाओ मत, वो उसे प्रपोजल के दिन पर छोड़कर चला गया था, भला वो उसे कैसे माफ कर सकती है। जो सुनकर वो सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी यूएंग डेकोरेशन में से एक फ्लावर निकालकर उसे शाओनिंग को देने के लिए आता है, जो देखकर लू बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरे और निंग का मैटर है। पर यूएंग उसे बोलता है कि ये हमारे क्लासमेट की प्री वेडिंग है, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा, जो सिर्फ तुम दोनों का मैटर नहीं रहेगा। शाओनिंग भी यही बोलती है और यूएंग के हाथ से फ्लावर ले लेती है, जो देखकर लू अपसेट होकर वहाँ से अपना फ्लावर बुके लेकर चला जाता है। अगले सीन में अब शाओनिंग यूएंग के साथ कार में होती है, जहाँ पर वो उसे आज के लिए थैंक यू बोलती है। इस पर वो कहता है कि ये पर्सन काफी इंपॉर्टेंट था लगता है, पर वो कहती है कि मुझे ऐसा पहले लगता था, लेकिन बाद में समझ आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक अच्छा करियर और स्टेबल फैमिली चाहती हूँ। यूएंग बोलता है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, तो वो कहती है कि आगे और ब्लाइंड डेट्स पर जाऊंगी पार्टनर ढूंढने के लिए। तभी वो उसे अपनी कार साइड में पार्क करके कहता है कि अगर तुम्हें एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए तो क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। जो सुनकर निंग हैरानी से उसकी तरफ देखने लग जाती है। यहाँ से फिर हमें इनके पास का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों सबसे पहले हाई स्कूल के अंदर मिले थे। जब हैंग ने उसे सबसे पहले देखा था तभी शाओनिंग का किसी ने नाम चिल्लाया था, जिसका नाम सुनकर वो स्माइल करता है। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर अब निंग जैसे लिफ्ट के अंदर आती है तो देखती है कि हुएंग वहाँ पर पहले से ही होता है, लेकिन वो उसे देखकर कुछ नहीं बोलती और अपने फ्लोर पर जाने के लिए बटन प्रेस कर देती है। लेकिन उसी वक्त लिफ्ट के अंदर कुछ खराबी आ जाती है।
इसीलिए यूइंग मेंटेनेंस वालों को कॉल करते हैं और निंग से पूछता है कि क्या तुमने सोच लिया। तो निंग थोड़ा नर्वस होकर बोलती है कि उसे लगता है कि वो उसे कल के मैरिज की बात कर रहा है, पर वो बोलता है कि नहीं, मैं तो लंच के लिए बोल रहा था, मेरी तरफ से ट्रीट होगी। ये सुनकर वो थोड़ी सी एम्बैरस हो जाती है और कहती है कि कुछ काम है आज, वो कभी और चलेंगे। तभी लिफ्ट भी चालू हो जाती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। शाओनिंग के आते ही शिंग उसे मीटिंग रूम के अंदर बुलाती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर कहती है कि तुमने लोन बिल के अंदर खुद सुकाई को डिस्काउंट दिया था। पर शाओनिंग कहती है कि मैं सिर्फ हेल्प कर रही थी और उसे स्ट्रेट फेस के साथ कहती है कि ये कोई हेल्प करने की जगह नहीं है, ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए लोग हर टाइम वेट करते हैं। तुमने ये सब किया था लेकिन अब वो गायब है, तो अब हम इसके लिए क्या करें। शाओनिंग कहती है कि आप चाहती है कि ये ब्लेम मैं अपने ऊपर लेकर रिजाइन कर दूं। इस पर शिंग बोलती है कि वैसे तो ये सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन शाओनिंग बोलती है कि मैं इतने बड़े इल्जाम के साथ क्विट नहीं कर सकती, मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव करके ही रहूंगी। ये बोलकर चली जाती है। तभी वहाँ पर उसके दूसरे डिपार्टमेंट का साथी आता है जिसका नाम जाओ है। वो कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा रूथलेस हो, तुम उसे इतना पुश क्यों कर रही हो। तो शिंग बोलती है कि ये तो इसने खुद किया है, अगर उसने सॉल्व कर लिया तो अच्छा ही है, और अगर नहीं कर पाई तो जो उसे अभी तक की सैलरी मिली है उसके लिए अपना ब्लेम ले सकती है, इसके अंदर कोई भी लॉस नहीं है। इधर शाओनिंग उस इंसान के साथ वाले चैट्स और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है सारी चीजें चेक करती है। तभी एक कलीग शाओनिंग आकर उससे पूछती है कि क्या तुम सच में काई के साथ मिली हुई हो, पर वो मना करती है और बोलती है कि मैं अपनी इनोसेंस प्रूव कर दूंगी। तो शाओनिंग बोलती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, और कहती है कि अगर तुम्हें काई मिले तो उसे बोलना उसने जो मेरे पैसे उधार लिए हो मुझे वापस कर दे। अब देखते ही देखते सब लोग काम करके चले जाते हैं और आखिर तक सिर्फ शाओनिंग ही बची हुई थी जो इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी। आखिर में वो भी घर जाने के लिए निकल जाती है और टैक्सी देख रही थी, लेकिन उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिलती। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो अम्ब्रेला लेकर पैदल ही घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ा आगे जाकर वो नीचे एक पोस्ट देखती है और याद करती है कि उसने ये बैंक में ही लगाया था। ये देखकर वो काफी सैड हो जाती है। फिर वो किसी को कॉल लगाती है बात करने के लिए, लेकिन वो पर्सन फोन नहीं उठाता। तभी हवा चलने की वजह से उसका अम्ब्रेला भी नीचे गिर जाता है और वो बैठकर यहाँ पर रोने लग जाती है। लेकिन उसी वक्त वुयंग वहाँ पर अपना अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। फिर हम दोनों को साथ में कार की ट्रंक में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि दोनों कॉफी पी रहे थे और साथ में बारिश को एंजॉय कर रहे थे। शाओनिंग उसे कहती है कि हम शादी कर लेते हैं। युएंग पूछता है कि क्या बोला अभी तुमने, पर वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तभी युएंग उसे शेयर करने के लिए बोलने लग जाता है कि मैंने सुना है कि बारिश ना एक नेचुरल फायरवर्क होती है। ये सुनकर वो कहती है कि पहले इसी वजह से मैं इसे पसंद करती थी, लेकिन अभी पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो सारा कीचड़ हमारे ऊपर ही स्प्लैश कर देती है। वो बोलती है कि तुम्हें भी मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया होगा ना अभी तक, तो जिस पर वो हाँ कहता है। शाओनिंग बोलती है कि जब काफी सालों बाद क्लासमेट्स मिलते हैं तो अपने करियर या फिर मैरिज के बारे में बातें करने लग जाते हैं, लेकिन मैं जब से तुमसे मिली हूँ सिर्फ अपना फेलियर तुम्हें दिखा रही हूँ। युएंग बोलता है कि शादी ना करना कोई फेलियर नहीं होता और करियर में आगे जाने के लिए तुम्हारे पास और भी टाइम है, मुझे यकीन है कि तुम अच्छा कर लोगी। पर वो बोलती है कि वो 3 साल से यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक भी बिना कनेक्शन की वजह से रेगुलर एम्प्लॉय नहीं बन पाई, लेकिन अभी इस प्रॉब्लम की वजह से शायद यहाँ से मैं निकाल दी जाऊंगी। तो बोलता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। इस पर कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, रूल के खिलाफ है। तो युएंग बोलता है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम पर मर्सी शो नहीं करूंगा। इस पर निंग कहती है कि वो खुद को प्रूव करके ही रहेगी। अब अगले दिन जब शाओनिंग इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यू के लिए आई होती है तो हम देखते हैं कि उस कमेटी के अंदर युएंग भी होता है। वो उन सभी को अब सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दे देती है और बोलती है कि वो इसमें किसी भी तरीके से मिली हुई नहीं है, उसे काई के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उनके जो चैट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सभी दिखाती है। वो लोग अब उसे कुछ सवाल पूछने के बाद उसे भेज देते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाने वाली होती है तभी युएंग उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टाम्प नहीं था, जिस पर वो हाँ बोलती है। तभी वो याद करती है कि जब उसे भी बात पता चली थी तो उसने कहा था कि अगर वो स्टाम्प नहीं होगा तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसने कुछ लिखकर उसे दिया था कि वो उस डॉक्यूमेंट्स पे बाद में स्टाम्प करवा देगा, जो चीज वो उन्हें बता देती है। अब अगले दिन जब वो अपने डेस्क पर होती है तो उसे मैसेज आता है कि वो इनोसेंट प्रूव हो गई है, जो चीज बाकी सभी लोगों को भी पता चल जाती है और सभी उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। शिंग को भी वो चीज जाकर बताती है, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती, लेकिन असल में शाओनिंग को देखकर वो भी खुश होती है। फिर हम शाओनिंग को उसकी फ्रेंड लिंग के साथ देखते हैं। वो उसे गिफ्ट देती है जो कि उसे काफी टाइम से चाहिए था, जो देखकर वो काफी खुश होती है। अब जब ये दोनों साथ में खा रहे थे तभी शाओनिंग कहती है कि हम दोनों क्यों ना मैरिज कर लेते हैं, 90% लोगों से ज्यादा खुश रहेंगे। लिंग बोलती है फिर तुम भी अपनी जॉब छोड़ क्यों नहीं देती हो, ऐसा लगता है कि तुम जैसे वहाँ पर किसी वॉर के लिए जा रही हो। शाओनिंग बोलती है कि ऐसा ऑलमोस्ट हो ही गया था, लेकिन उस क्लासमेट के मिलने की वजह से अच्छा हो गया। वो बाहर से काफी कोल्ड दिखता है, लेकिन उसने जो क्वेश्चंस पूछे उसकी वजह से मेरा सारा सस्पिशन उसके ऊपर खत्म हो गया। लिंग उसे बोलती है कि उसकी कंडीशनिंग अच्छी है और वो तुम्हें हेल्प भी करता है, तो पक्का वो तुम्हें पसंद करता होगा। तभी शाओनिंग उसे बता देती है कि उसने तो मुझे प्रपोज भी किया है। ये सुनते ही लिंग चौंक करने लग जाती है और पूछती है कि क्या तुमने हाँ बोला, लेकिन वो कहती है कि मैं भला कैसे हाँ बोल सकती हूँ, अभी तो हम सिर्फ कुछ ही टाइम मिले हैं, मैं उसके बारे में अभी अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। तो लिंग बोलती है कि वैसे भी तुम ब्लाइंड डेट पर ही जाने वाली हो और इससे अच्छा कैंडिडेट तुम्हें कहाँ मिलेगा, बाद में तुम्हें रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पर्सन नलू से अच्छा है जो कि तुम्हारे काम को भी अच्छे से समझता है, इसलिए तुम्हें उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो शाओनिंग बोलती है कि वो इसके बारे में सोचेगी। अगले दिन अब शाओनिंग मैनेजर
जाओ के लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि इस केस के लिए कोई तुम्हारे साथ था क्या। पर वो कहती है कि अगर ऐसा होता तो मैं अभी तक टेम्परेरी एम्प्लॉय नहीं होती। तो सुनकर वो ओके बोलता है। अब जब ये लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ पर शिंग आकर उसे कहती है उसके लिए कॉफी बनाने के लिए, और बोलती है कि निंग ना मेरे अंडर काम करती है तो उसे कॉफी मत बनवाओ। फिर वो उसे बताती है कि उसका एक क्लाइंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तो शाओनिंग को उसे मिलने जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे थोड़ा सा काम था और वो बाद में आएगी। अब शाओनिंग फ्लावर्स और फ्रूट बास्केट वगैरह लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और कॉल करके शिंग को बताती है कि उसके क्लाइंट को ज्यादा चोट नहीं आई है, और वहाँ पर दूसरे बैंक वाले लोग भी आ रहे हैं, जो सुनकर वो बोलती है कि वो अभी आ रही है। अब शाओनिंग उसके कहने पर दूसरा बुके ऑर्डर कर रही थी, तभी वो यूएंग को हॉस्पिटल में देखती है और सोचती है कि ये यहाँ पर किससे मिलने के लिए आया है। वो भी उसके पीछे पीछे जाती है और एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर एक लेडी थी, लेकिन वहाँ पर यूएंग नहीं होता, तो उस लेडी से माफी मांगकर जाने वाली होती है। लेकिन उसी वक्त पीछे से यूएंग आ जाता है और उसका नाम लेकर बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे। जहाँ में पता चलता है कि असल में यूएंग की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उन्हीं को ही देखने के लिए आया था। और शाओनिंग का नाम सुनते ही वो उसे बुलाने लग जाती है, बोलती है कि तुम हैंग की गर्लफ्रेंड हो ना, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। हैंग ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। जो सुनकर वो पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन अब उसकी मॉम की कंडीशन को देखकर वो भी ऐसे एक्ट करने लग जाती है जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। मॉम बोलती है कि कितना अच्छा होगा अगर तुम दोनों शादी कर लोगे, और ये सब बोलते बोलते वो एकदम से अनकॉन्शियस हो जाती है, जिस वजह से हैंग काफी घबरा जाता है। वो लोग डॉक्टर और नर्स को बुलाते हैं। बाहर आकर अब हैंग उसे बताता है कि उसकी मॉम को लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। तो पूछती है कि उसकी मॉम को उसके बारे में कैसे पता। इस पर वो बता देता है कि हम कुछ दिन पहले मिले थे, तभी मैंने बताया था, तो शायद उन्हें गलतफहमी हो गई होगी। शाओनिंग बोलती है कि अब मुझे समझ आया कि तुम मैरिज के लिए इतने ज्यादा जल्दी क्यों कर रहे थे। तभी डॉक्टर भी आकर बोलता है कि उसकी मॉम सीरियस है और उसे प्रिपेयर रहना चाहिए। उसी वक्त शाओनिंग को भी कॉल आ जाता है, इसीलिए उसे जाना पड़ता है, और हैंग वापस से अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है। जहाँ वो जैसी आंखें खोलती है तो बोलती है कि शाओनिंग पहली बार मुझसे मिलने के लिए आई थी और मेरी तबीयत खराब हो गई, तो क्या सोच रही होगी, ना ही मैं उसे कोई गिफ्ट दे पाई। पर हैंग बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं सोचती है, उसे वैसे भी काम आ गया था इसीलिए वो चली गई, और वो भी आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। इस पर मॉम कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हारे मुंह से उसके बारे में सुना था और आज देख भी लिया। हैंग बोलता है कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम साथ में उसके लिए गिफ्ट पिक करने के लिए चलेंगे। जो सुनकर वो खुश होकर हाँ बोलती है। बाद में अब जब यूएंग हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि शाओनिंग अभी तक वहां पर उसका वेट कर रही थी। दोनों अब साथ में मार्केट में जाकर बहुत सारा स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हैं और एक ग्राउंड में वॉक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर निंग बोलती है कि यहाँ पर आकर मुझे काफी अच्छा लगता है। तो हैंग कहता है कि जब मैं कॉलेज में था तब जल्दी बड़ा होना चाहता था, क्योंकि कुछ चीजें हम तभी कर सकते हैं। शाओनिंग भी हाँ बोलती है और हैंग पूछता है कि आगे क्या सोचा है। तो वो बोलती है कि वैसे तो मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर आना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी आ ही गई हूँ तो अच्छे से काम करूंगी, और मैरिज की बात करें तो मुझे सिर्फ एक अच्छा पार्टनर चाहिए। तो मैं तुम्हारे बारे में सोचा और तुम अच्छे हुए तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद पता चल गया, बस मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि तुमने मुझे मैरिज के लिए क्यों चूज किया। तो यूएंग बोलता है कि तुम्हारे साथ रहकर ना मुझे रिलैक्स फील होता है। निंग कहती है कि हम क्लासमेट्स हैं, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ ना ऐसा ही लगता है। वैसे भी मैरिज में प्यार ना भी हो तब भी हम साथ में अगर रहकर खुश है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो लाइफ अच्छी चल सकती है। लेकिन मुझे बस यही लगता है कि मेरे पास अभी स्टेबल जॉब नहीं है, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा अनफेयर होगा, क्योंकि वो काफी अच्छी पोजीशन पर था। पर वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, हम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए आगे बढ़ने में, इसी को तो मैरिज बोलते हैं ना। जो सुनकर निंग खुश होकर उसे कहती है कि मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। जो सुनकर वो भी खुश हो जाता है और दोनों साथ में वॉक करते हैं। जिसके बाद शाओनिंग अब हैंग को लेकर अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर जाती है और बताती है कि वो लोग कल ही उनकी मैरिज रजिस्टर कराने के लिए जाने वाले हैं। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक रह जाते हैं। मॉम बोलती है कि तुम दोनों के बीच में तो कोई प्यार भी नहीं है, और क्या तुम दोनों एटलीस्ट एक दूसरे को जानते भी हो। इस पर शाओनिंग कहती है कि आप ही मुझे हैंग से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी ना, और बताया था कि ये टीचर वो का बेटा है जिसका अच्छा कैरेक्टर और क्लीन बैकग्राउंड है। जो सुनकर मॉम स्माइल करने लग जाती है और शाओनिंग स्ट्रेट फेस के साथ कहती है कि ये बात वैसे मैंने किसी से नहीं की कि हैंग और मैं हाई स्कूल क्लासमेट्स हैं, मेरा उसके ऊपर 10 साल से क्रश है, मैं भला ये अपॉर्चुनिटी कैसे जाने दे सकती हूँ। जो सुनकर हैंग शॉक हो जाता है और वो भी अब यहाँ पर उसके पेरेंट्स को इश्योर करता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा, उन्हें चिंता नहीं करने के लिए बोलता है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि अभी तुम दोनों मैरिज कर रहे हो तो हमें अंकल आंटी मत बोलो। जो सुनकर नहीं कहने लग जाती है कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा ना, थोड़ा सा टाइम तो दो उसे, जब ऑफिशियल मैरिज हो जाएगी ना तब वो आप लोगों को मॉम डैड बोलेगा। लेकिन वो उसी वक्त उन्हें मॉम डैड कह देता है, जो सुनकर पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। अगले दिन निंग जल्दी से अपना ऑफिस का काम खत्म करके जाने की परमिशन मांगती है और फटाफट से वहाँ से जा रही थी, जिसे ऐसे देखकर मैनेजर जाओशिंग से बोलता है कि इतनी जल्दी में क्या शादी करने के लिए जा रही है। इधर शाओनिंग फटाफट से हैंग की कार में जाकर बैठ जाती है और दोनों अपना हाउस होल्ड रजिस्टर लेकर मैरिज ब्यूरो में जाते हैं। पर उन दोनों के साथ में कोई भी फोटो नहीं थी, इसलिए पहले अब उन्हें फोटो खिंचवाने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर दोनों ऐसे फोटोज क्लिक करा रहे थे जैसे कि उन्हें जबरदस्ती वहाँ पर लाया गया हो। जिन्हें ऐसे देखकर फोटोग्राफर भी तंग आ गया था और बोलता है कि यार तुम दोनों की शादी होने वाली है, जरा अच्छे से स्माइल करो। अब काफी कोशिश करने के बाद वो दोनों जैसे ही फोटो खिंचवा कर वापस आते हैं तब तक मैरिज ब्यूरो बंद हो जाता है, इसीलिए वो दोनों अगले वीक आने का डिसाइड करते हैं। जैसे ये लोग शाओनिंग के घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मॉम ने तो अपने काफी सारे रिलेटिव्स को बुलाया हुआ था सेलिब्रेट करने के लिए उनकी मैरिज के लिए। हैंग के आते ही वो उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा सन इन लॉ है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है और उन्हें मैरिज
सर्टिफिकेट दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन शाओनिंग झूठ बोल देती है कि वो तो उन्हें कार में ही भूल गई और उन्हें बाद में दिखा देगी। दोनों अब शाओनिंग के रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर शाओनिंग उसे बोलती है कि मैं अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बताया। हैंक बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी अगली वीक हम लोग मैरिज रजिस्टर करा लेंगे। सभी रिलेटिव्स के जाने के बाद हैंक अब डैड के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पर वो बड़े ही प्यार से मोहम्मद शाओनिंग को स्माइल करते हुए देख रहे थे और बताते हैं कि कैसे शादी के बाद अब उसे शाओनिंग को खुश रखना है, उसकी हेल्प करनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोमांस। इधर निंग की मम्मी उसे टिप्स दे रही होती है कि हैंक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके अंदर पेशेंस है और तुमने एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड चूज किया है। पर मॉम यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा ही तारीफ कर रही थी, तो शाओनिंग बोलती है कि आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि आप उसे जानती हो। पर इस पर मॉम स्माइल करने लग जाती है। शाओनिंग अब बाहर तक हैंक को छोड़ने के लिए आती है और उसे बोलती है कि आगे क्या करे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को तो लगता है कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा है। तो वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए तुम अपने पेरेंट्स के घर पर रुक जाओ और जब तुम्हें ठीक लगे तब तुम मेरे साथ रहने के लिए आ सकती हो। ये बोलकर वो उसे जाने के लिए कहते हैं और जब तक वो अपने फ्लोर तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो उसे देखता ही रहता है। अगले दिन अब ऑफिस में शिंग शाओनिंग को अपने एक ड्रॉर में लेकर आती है और कहती है कि इसमें से एक ड्रेस चूज करने के लिए हमें एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। तुम्हारा ये पहली बार है कि तुम काम के लिए किसी क्लाइंट से मिल रही हो और ये ना एक बैटलफील्ड की तरह होता है। वो उसे फिर पहनने के लिए एक ड्रेस निकाल कर देती है। इधर हैंक अपने ऑफिस में होता है, जो कि उन दोनों की फोटो को अपने वॉलेट के अंदर रख लेता है और निंग को मैसेज करके बोलता है कि आज वो दोनों साथ में डिनर करने के लिए चले, लेकिन वो मना कर देती है कि वो बिजी है। अब जब शिंग और शाओनिंग लिफ्ट के अंदर होते हैं तभी हैंक और डायरेक्टर याओ भी लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। डायरेक्टर याओ शिंग से पूछता है कि क्या वो लोग क्लाइंट के साथ डिनर के लिए जा रहे हैं, जिस पर वो हाँ बोलती है और दोनों बात करने लग जाते हैं। जिस बीच हैंक निंग को टेक्स्ट करके बोलता है कि क्या तुम इसीलिए मेरे साथ नहीं जा रही हो, तो वो हाँ बोलती है और कहती है कि माइग्रेंट वर्कर को जो काम दिया जाता है वो करना पड़ता है। अब जब वो पार्किंग में खड़ी होती है तभी हैंक आकर उसे अपने ब्लेजर से कवर कर देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं शिंग से कह देता हूँ, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, ये मेरा काम है और वो कहाँ जा रही है बताती है। उसी वक्त शिंग कार लेकर वहाँ पर आ जाती है, तो वो उसका कोट देखकर उसे फटाफट से भाग कर चली जाती है। यहाँ से हम डिनर का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाओनिंग जो वाइन पी रहे होते हैं उसके बारे में क्लाइंट को बताती है। ये देखकर वो बोलता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा स्मार्ट है। पर निंग याद करती है कि कैसे वो इस क्लाइंट के बारे में सारी रिसर्च करके आई थी कि उसे वाइन बहुत ही ज्यादा पसंद है और कार में शिंग को भी ये सब कुछ बता रही थी। तभी वो यहाँ पर किसी और क्लाइंट की बात करना शुरू कर देती है कि उन्होंने भी यहाँ से ही लोन लिया है। ये सुनते ही वो इंसान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। तभी शिंग उसे शांत होने के लिए कहती है और उस क्लाइंट से बोलती है कि ये ना न्यू कमर है, तो इसे पता नहीं है कि क्या बोलना है। आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में इसे नहीं पता। पर शाओनिंग याद करती है कि शिंग ने उसे कार में ये सब पढ़ने के लिए बोला था। फिर शिंग अपोलोजाइज करने के लिए उस क्लाइंट के सामने काफी सारा ड्रिंक करती है और बाद में हम इन दोनों को साथ में वॉशरूम में देखते हैं। चांग बताती है कि मैं इस क्लाइंट से बहुत बार मिल चुकी हूँ, लेकिन इसने अभी तक भी हमारी डील एक्सेप्ट नहीं करी है। अभी मुझे पता चला कि इसका जो छोटा भाई है वो इससे आगे निकल रहा है और उसने कुछ लोन लिया है। सोचो कि यही हमारे लिए ब्रेक थ्रू बन सकता है, इसीलिए उसने जानबूझकर उसकी बात उसके सामने की। निंग उससे पूछती है कि क्या ये वाइन वगैरह पीने ये सब कुछ हमेशा होता है। इस पर वो कहती है कि इसके बाद इन सब की जरूरत नहीं है, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसी ड्रेसअप करा के लेकर आई हूँ ताकि ऐसा लगे कि तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता और तुम कुछ भी बोल गई। पर शाओनिंग उससे बोलती है कि आपको मेरे लिए ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है, मैं भी ड्रिंक हैंडल कर सकती हूँ। वो कहती है कि अच्छा चलो फिर मैं देखती हूँ। इधर हैंक डायरेक्टर याओ के साथ टी पी रहा होता है, जो कि उसके टीचर भी थे। वो बार बार अपना फोन चेक कर रहा था, तो वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस पर वो हंसकर हाँ बोल देता है और बोलता है कि जब कभी टाइम होगा तो मैं आपको उसे जरूर मिलवाने के लिए लेकर आऊंगा। जिस पर वो ओके बोलते हैं। थोड़ी देर बाद हम शाओनिंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके शिंग को हक कर रही थी। वो बोलती है कि आप कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी शिंग टैक्सी सर्च कर रही होती है, लेकिन इस टाइम पर कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। उसी वक्त वहाँ पर हैंक अपनी कार लेकर आ जाता है। वो उन्हें देखकर रुकता है और कहता है कि मैं पास से ही गुजर रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अपने कार में बैठने के लिए बोलता है। शाओनिंग तो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी, इसीलिए वो पीछे सो जाती है और हैंक शिंग को बोलता है कि लगता है तुम्हारे बारे में जो भी रूमर्स है वो एकदम ट्रू है। इस पर शिंग बोलती है कि पता नहीं तुमने कौन से रूमर सुने हैं, लेकिन मैं अपने कलीग्स को एक्सप्लॉइट नहीं करती हूँ, ये उसने खुद ही ड्रिंक की है। हैंक अब शिंग को ड्रॉप करने के बाद शाओनिंग को उसके घर पर लेकर आता है, जहाँ गलती से उसके घर की चाबी उसकी कार में ही रह गई थी। वो अब दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए वो उसके पेरेंट्स को कॉल लगाता है, जो बताते हैं कि वो तो उसके कजन के घर में गए हुए हैं, इसीलिए वो शाओनिंग को अपने घर पर लेकर जा सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी शादी हो गई है और वो उसका लगेज बाद में भिजवा देंगे। इस पर वो ओके बोलकर उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर शाओनिंग नशे की हालत में उसे वॉल की तरफ पेन करके उसे स्मेल करने लग जाती है। पर वो बेचारा उसे किसी तरीके से काउच पर लेटा देता है। फिर वो ब्लैंकेट लेकर आता है उसे डालने के लिए, पर निंग उसकी टाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारी आंखें, नोज और लिप्स कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर तुम्हारा ये चेहरा नहीं होता ना तो मैं इतनी जल्दी तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोलती। जिसकी ऐसी हरकतें देखकर वो बेचारा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि अगली बार अगर तुमने मुझे ऐसे प्रोवोक किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही वो अपने रूम के अंदर जाता है तभी उसे किसी का मैसेज आता है कि तुम्हारी मॉम के लिए नई मेडिसिन आई है, वो काफी इफेक्टिव रहेंगे, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए तुम्हें प्रिपेयर रहना होगा।
अगली सुबह हैंक शाओनिंग के रूम में जाता है, जहाँ देखता है कि वो अभी तक सो रही है और उसे अपने घर में देखकर बोलता है कि क्या ये सब सच है। पर फिर वो पानी का ग्लास उसके साइड में रखकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब शाओनिंग की आंख खुलती है तो देखती है कि उसके कपड़े बदले हुए थे और रूम के साइड में उसका लगेज रखा हुआ था। वो सोचने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ। अब वो जैसे ही नीचे आती है तो टेबल पर ब्रेकफास्ट के साथ एक नोट रखा हुआ था जिसमें लिखा था कि तुमने अपने कपड़े रात के अंदर खुद चेंज किए हैं। साथ ही ये भी बोलता है कि ये मेरा घर है लेकिन अब से ये हमारा घर हो गया, जिसे पढ़कर वो खुश होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काई के साथ काम करने की वजह से एक पर्सन को वहां से निकाल दिया गया होता है। जो चीज शाओनिंग जाते हुए देखती है तभी एम्प्लॉय उसे बताते हैं कि क्या हुआ। निक जब अपने ऑफिस के कॉरिडोर में जाती है तभी वहां पर नान से मिल जाती है, जो कि उसकी पहले की कलीग थी, जहाँ पर दोनों इतने टाइम बाद मिलने पर काफी खुश होते हैं। ये लोग अब साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इन्हें हैंक भी मिल जाता है और लोग एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। लेकिन जब मील लेने के बाद पेमेंट की बारी आती है तो हैंक को याद आता है कि वो तो अपना मील कार्ड ही भूल गया है, तो शाओनिंग उसकी जगह पर पे कर देती है। अब जब हैंक खाना खा रहा था तब शाओनिंग की फ्रेंड भी उनके साथ ही टेबल पर आकर बैठ जाती है। हैंक का फ्रेंड यहाँ पर नोटिस करता है कि उसकी नेक पर एक स्क्रैच है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने किया है। इस पर वो कहता है कि नहीं, ये घर की बिल्ली ने किया है, जो सुनकर शाओनिंग भी स्माइल करने लग जाती है। यहाँ से अब हम देखते हैं कि हैंक पहले ही शाओनिंग के पेरेंट्स से मिला था और उन्हें अपने सारे सर्टिफिकेट्स दिखाए थे। उन्हें बताया था कि वो दोनों एक दूसरे के क्लासमेट्स थे और एक अम्ब्रेला निकाल के दिखाता है कि ये उसने मुझे दिया था मेरे हार्ड टाइम में। शाओनिंग की मॉम इसे देखकर कहती है कि तुम अभी तक उसे भूली नहीं हो और क्या तुमने इस बारे में निंग को बताया कि तुम उसे पसंद करते हो। पर वो कहता है कि वो अभी सोच रहा है, लेकिन मैंने उसे सिर्फ मैरिज की बात की और कुछ भी नहीं बताया। तो मॉम कहती है कि ये डिसीजन निंग लेगी, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी डॉक्यूमेंट्स देकर बोलती है कि हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। यानी कि हैंक तो शाओनिंग को काफी पहले से ही पसंद करता था, लेकिन ये चीज वो उसे कब बताता है ये हमें आगे के एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।